गुड मॉर्निंग बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायपोल को देखते हैं और डायपोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम तीन तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्विटोरियल पोजीशन पे और एक एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में किसी एंगल पर। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं डायपोल के बारे में। डायपोल होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे हमारा ये एक एक स्टेप क्लियर होता चला जाएगा, ताकि कहीं पर भी हमें दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायपोल को। इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यहां पर 2l डिस्टेंस स्मॉल है, हमने 2l लिया है। आप d भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2r ले सकते हैं, d ले सकते हैं, 2l ले सकते हैं। 2l क्यों लिए हैं, l क्यों नहीं लिए हैं, इसका भी पता चल जाएगा जब एक्सियल और इक्विटोरियल को पढ़ेंगे। तो हमने एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू को 2l स्मॉल डिस्टेंस 2l पर सेपरेट कर दिया है। When two equal and opposite point charges are separated by small distance, they constitute an electric dipole। तो उस केस में ये दोनों एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्रिएट करता है, कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है। तो अब आगे देखते हैं, यानी हमारा क्या है, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस 2l पर सेपरेट कर दिए। तो इसने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कंस्टिट्यूट किया, क्रिएट किया। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा। तो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l। अगर ये डिस्टेंस 2l के बजाय d रहेगा तो हम लिखेंगे Q इंटू d। यहां पर निगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेना है, यहां पर सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो Q इंटू डी हो जाएगा। अगर मान लेते डिस्टेंस r रहेगा तो हमारा हो जाएगा Q इंटू r। अगर डिस्टेंस 2r रहेगा तो हो जाएगा हमारा Q इंटू 2r, यानी मैग्नीट्यूड किसी एक चार्ज का इंटू दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और इसका SI यूनिट पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली है कि इसका होता है कूलम्ब और इसका होगा मीटर, तो कूलम्ब इंटू मीटर। तो इसको नोट कीजिए और इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये हमारा बेहतर से बेहतर क्लियर हो जाए। तो अभी जो डायपोल का स्टडी किए उससे रिलेटेड इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है थ्री चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, जिसका साइड A है, और तीन चार्जेस कौन कौन सा है, प्लस क्यू और माइनस 2q। ये हमारा तीन चार्जेस है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअल डायपोल कितना होगा। तो देखिए डायपोल के कॉन्सेप्ट में ये था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये दोनों अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ये दोनों अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो क्या ये डायपोल बनाएगा, तो ये डायपोल
बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, इक्वल तो है नहीं, तो देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस 2q है, तो इसका माइनस क्यू ही डायपोल बनाएगा इसके प्लस क्यू के साथ। तो एक डायपोल तो बन गया, P1 इक्वल टू क्यू मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस Q इंटू ए, ये एक डायपोल बन गया जिसका डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, यानी P1 का डायरेक्शन ये हो गया। दूसरा, इसका भी एक माइनस क्यू इसके साथ बनाएगा, और देखिए ये माइनस क्यू इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका चूंकि प्लस क्यू है तो एक ही माइनस क्यू ही बनाएगा इसके साथ। ज्यादा जो एक और माइनस क्यू जो बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज बचेगा, वो डायपोल के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, हिस्सा नहीं लेगा। तो एक डायपोल यहां पर भी बनेगा, कितना, P2 इक्वल टू क्यू इंटू ए, क्योंकि इसका भी माइनस क्यू ही इसके साथ डायपोल बनाएगा। अगर यहां से माइनस 2q, यहां पर भी अगर प्लस 2q रहता तो यहां पर 2q लेते, क्योंकि 2q का फॉर्मेशन होगा, वहां पे 2q डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। और ये भी पता है कि डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसका P2 का भी डायरेक्शन इधर हो गया। हम इसको P मान लेते हैं और इसको भी P मान लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसीलिए P मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, ये हमारा P1 हुआ, ये हमारा P2 हुआ, और ये एंगल 60 डिग्री है। अगर इसका रिजल्टेंट कहेगा तो इसका रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, और ये हो गया PR, इसको मान लेते हैं PR, ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट हमारा PR हो गया। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कहेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो देखिए P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos थीटा, ये वेक्टर से, तो यहां से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 या 1/2, तो ये हमारा हो गया 1/2। अगर 1/2 कैंसिल, तो रूट के अंदर √3 आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है √3P स्क्वायर, यानी √3P और √3 और Q इंटू ए। P का वैल्यू पता है, Q इंटू ए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अब डायपोल से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिस पर वर्टेक्स पर चार्ज +q, -5q और +4q दिया हुआ है, साइड लेंथ दिया हुआ है a। तो पूछ रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां पर डायपोल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन यहां पर इसका सिर्फ -q ही हिस्सा लेगा, -5q हिस्सा नहीं लेगा। तो इसका मतलब है, तो P1 इजिकल टू हमारा हो जाएगा Q इंटू ए, क्योंकि इसका सिर्फ -q ही भाग लेगा, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो डायपोल में हिस्सा ले रहा है, इंटू साइड लेंथ। ये हमारा साइड लेंथ ये है, ये हमारा P1 हो गया। अगर इस दोनों में देखते हैं और इसका डायरेक्शन भी पता है कि माइनस से निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये हमारा डायरेक्शन इधर हो गया। अगर इसका देखा जाए तो इसका +4q है, इसका -5q है, यानी इसका -4q ही हिस्सा लेगा, पूरा हिस्सा नहीं लेगा। तो इसका P2 कितना हो जाएगा, 4q इंटू ए, और डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हम अगर इसको तो इसको लिख सकते हैं, इसको अगर मान लेते हैं हम, इसको 4P1 मान लेते हैं,
4p1 मान लेते हैं। p1 इक्वल q इंटू ए, तो ये होगा 4q, तो 4p1 मान लेते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको p माने तो इसको 4p मान सकते हैं। बात बराबर है, हम आपको दोनों तरीका बता दिए। अगर अब रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट के लिए ये हमारा है P2 और ये 60 डिग्री पर है P1, ये P1 है। एक हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। ये रिजल्टेंट हो गया PR। ये जो एंगल है थीटा, ये कितना है, यही एंगल तो है 60 डिग्री, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो PR इक्वल टू हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। P1 क्या जाएगा P स्क्वायर प्लस ये P2 4P स्क्वायर यानी 16P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू 4P कॉस 60 तो 1/2। तो अंदर में आ रहा है तो 16 17P स्क्वायर और ये 4 रूट अंडर 21P। अब P का वैल्यू पता है Q इंटू ए, तो रूट अंडर 21Q इंटू ए, स्मॉल q है यहां पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा किसी पॉइंट पर। ये मेरा डायपोल है, ये हमारा -q है और ये हमारा +q है। तो हम 3 तरह के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू निकालेंगे। कैसे, एक हमारा ये हमारा -q है, ये +q, दोनों को कनेक्ट कर दिए, एक लाइन से कनेक्ट कर दिए, उसे कहते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब हुआ एनी लाइन पासिंग थ्रू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूं, एनी लाइन पासिंग थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक लाइन ऐसे खींच दी है दोनों को मिलाते हुए, जैसे यहां पर हम खींच दिए हैं, यहां पर हमने खींच दिया है, ये हमारा एक्सियल लाइन हुआ। तो हम लोग, ये हमारा डायपोल है, इसकी वजह से इसके थ्रू हम 3 अलग अलग तरह के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन, एक हमारा एक्सियल लाइन पर यानी किसी एक्सियल पॉइंट पर, तो ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस की ये हमारा एक्सियल है, कहीं पर भी हम निकालेंगे एक ये पॉइंट। दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पर, ये हमारे इसके परपेंडिकुलर पे, ये इस तरह से परपेंडिकुलर पे, ये हम केस बी में देखेंगे, केस 2 में देखेंगे। और इसके अलावा एक अनदर पॉइंट पर जो ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, वो किसी एंगल पर होगा। ये हमारा एंगल थीटा है, 30 डिग्री 40 डिग्री, ये कुछ एंगल पर रहेगा, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में फर्स्ट केस ऑन एक्सियल लाइन, यानी किसी एक्सियल पॉइंट पर। ये देखिए इस फिगर को, हमारा एक -q चार्ज है, दूसरा +q चार्ज है, और दोनों को सेपरेट किए हैं किसी 2l डिस्टेंस से। यहां पर हमारा डिस्टेंस क्या है 2l है। ये हमारा एक्सियल लाइन है। अभी एक्सियल लाइन के बारे में बताए कि दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाली लाइन पासिंग थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो ये हमारा हो गया एक्सियल लाइन जो डॉटेड से दिखाए हुए हैं। तो इस एक्सियल लाइन पर किसी P पॉइंट पर सेंटर से, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर क्या होगा, दोनों का मिडिल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस L हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस L हो जाएगा। सेंटर से किसी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए यहां ये सेंटर से R और ये डिस्टेंस L,
तो टोटल यहां से डिस्टेंस हो गया r प्लस एल। अगर प्लस क्यू से देखते हैं, प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस देखते हैं पी पॉइंट का, ये हमारा कोई पी पॉइंट है, यहां पर इसको हम सपोज की हम एक्स पॉइंट भी ले रहे हैं क्योंकि पी हमारा आएगा। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस क्या आर माइनस एल हो जाएगा। तो हमने ये डिस्टेंस आर माइनस एल ले लिए। अब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखते हैं पहले निगेटिव चार्ज के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, कहां पर, इस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये देखिए के क्यू और आर पर, ये डिस्टेंस है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और एक चीज, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, चार्ज की ओर। इसका मतलब है कि माइनस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर होगा, तो हमने इस डायरेक्शन को दिखा दिया है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो फिर सेम फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय ये डिस्टेंस है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे होता है, दूर होता है, तो यहां पर यह चार्ज पॉजिटिव है तो दूर होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, तो हम दिखा दिए हैं। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो फिर यहां देखते हैं, अब ये हमारा माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, दोनों के बीच डिस्टेंस था 2l, तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, क्यू इंटू 2l। डायरेक्शन तो हमको पता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, यानी इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब देखते हैं, ये हमारा एक्स पॉइंट पर, एक्स पॉइंट था, एक्स पॉइंट पर दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था, एक माइनस क्यू के थ्रू और एक प्लस क्यू के थ्रू। तो माइनस, ये हमारा एक्स पॉइंट, वहां पर इसको यहां पर दिखा रहे हैं, एक्स पॉइंट को एक माइनस क्यू के थ्रू आया, माइनस क्यू के थ्रू डायरेक्शन इधर था, इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या था, के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था और मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में, ये दोनों ऊपर का दोनों कॉमन है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, आर प्लस एल, यहां पर आर माइनस एल। इसका मतलब ये अगर स्मॉलर है तो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, बड़ा रेशियो होगा। अगर बड़ा रेशियो होगा इसका मतलब है E2 का वैल्यू ज्यादा होगा, E2 का वैल्यू ज्यादा होगा E1 से, यानी ये वेक्टर ज्यादा होगा, ये वेक्टर छोटा होगा, ये वेक्टर बड़ा होगा। नेट रिजल्ट इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है, तो नेट वैल्यू इस डायरेक्शन में, तो ई नेट का डायरेक्शन कितना निकल जाएगा, इधर हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा E2, ये बड़ा वाला माइनस ये छोटा वाला, E2 माइनस E1। अब E2 और E1 के वैल्यूज पुट करके KQ दोनों में है उसको कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस स्टेप में सिंपल वैल्यूज पुट कर दिए E1 और E2 का, KQ को बाहर निकाल दिए, कॉमन ले लिए। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम कर दिए, उस पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, और फिर इसको यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहां पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारा ऊपर में बच जाएगा 4RL, 4RL, इधर KQ और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया,
R को बाहर कर दिए और 2K को बाहर कर दिए और Q और 2R 2L को एक साथ लिखे। कैसे बताते हैं आपको। हमारा जो आया KQ इंटू 4RL, KQ इंटू 4RL आया। तो देखिए हम यहां पर क्या कर दिए, Q और 2L को एक साथ लिखे, Q और 2L को एक साथ लिखे और फिर एक 2 बचा उसको 2K के साथ कर दिए और R जो बच गया उसको उस साइड कर दिए, यानी इसी को मॉडिफाई करके लिखे। एक 2 को बाहर किए, एक 2 को अंदर कर दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये Q इंटू 2L ये तो डायपोल का मैग्नीट्यूड का वैल्यू है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो क्या इसके जगह पर हम P लिख सकते हैं, इसके जगह पर हमने P लिख दिया तो हमारा वैल्यू आ गया E नेट इक्वल टू 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका अगर डायरेक्शन पूछेगा तो ऑब्वियसली है इसका डायरेक्शन इधर आया था। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इक्वल टू यानी एक्सियल, E नेट यानी E एक्सियल पॉइंट पर 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे चलते हैं। अगर डायपोल शॉर्ट है, एक शॉर्ट डायपोल है या स्मॉल डायपोल है। स्मॉल डायपोल का मतलब है कि जो लेंथ है 2L वो R के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो उस केस में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर के बराबर होगा। यानी अगर R लेस देन L है तो वहां पर L को मिनिमाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हमारा हो गया R स्क्वायर के बराबर। तो ये टर्म हमारा आ जाएगा E एक्सियल वाला 2KP बाय R क्यूब। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अगर याद है तो ये याद आएगा। और यहां से देख रहे हैं, यहां से E एक्सियल जो है यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R का इनवर्स का क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। E एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। अगर इसको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया है, फॉर्मूला आया है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखेंगे। तो सिंपल E एक्सियल इक्वल टू 2K और ये वेक्टर P बाय R क्यूब, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में 2K इंटू वेक्टर P बाय R क्यूब। तो इस एक क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोगों को इजी से हायर पर जाना है, फिर और हायर पर जाना है। यानी पहले इजीली क्वेश्चन लेंगे, फिर जेईई मेन और नीट टाइप का क्वेश्चन, और फिर कुछ स्टूडेंट्स के लिए एडवांस का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी स्क्रीन को पॉज करके इसे बनाइए। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज है, एक माइनस ई है, दूसरा प्लस ई है, और ई का वैल्यू हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होती है, जो प्रोटॉन पर भी चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और दे आर सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रम डिस्टेंस। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो कह रहा है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो P इक्वल टू हमारा होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है E और डिस्टेंस क्या हो गया 1 10⁻⁻10, यानी क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब इंटू मीटर। अगर इसका डायरेक्शन पूछेगा P का, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी इधर होगा P का डायरेक्शन। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन एक्सेल वाला केस है। इस केस में कह रहे हैं कि अ चार्ज इज सेपरेटेड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ शॉर्ट डायपोल। कर है कुछ शॉर्ट डायपोल है, हमने एक शॉर्ट डायपोल ले लिया। और शॉर्ट डायपोल के बारे में पता है, जब भी शॉर्ट डायपोल का बात हो तो उसमें समझ आते हैं कि जो लेंथ है दोनों के बीच का, दोनों चार्ज के बीच का, वो बहुत ही स्मॉल है। किसके कंपेरिजन में? आर के कंपेरिजन में। और ये जो सर्टेन डिस्टेंस हमने आर लिया है अपने मन से, अपने मन से। डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन, यहां पर देखिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। एंड ऑन पोजीशन का मतलब वही होता है एक्सियल पोजीशन, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ऑन पोजीशन कहे या एक्सियल पोजीशन कहे, बात बराबर है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ कह रहा है कि जब इसको कोई चार्ज हम लेते, मान लेते हैं प्लस क्यू है, इसको जब डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इनिशियल में कितना है? कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ है। तो अब कह रहा है कि इफ डिस्टेंस ऑफ चार्ज डबल्ड, यानी अगर इनिशियल में डिस्टेंस हमने आर लिया तो बाद में, यानी R1 = R लिए, अगर बाद में डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं यानी 2R कर दे रहे हैं तो नया फोर्स क्या होगा? तो देखिए यहां पे सबसे पहले एंड ऑन पोजीशन के केस में या एक्सियल पोजीशन के केस में शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, E हमारा होता है 2kp/r³। इस फॉर्मूला को अभी यूज करने वाले हैं हम लोग। ये हमारा कोई चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो फोर्स हमारा होता है F = Q × E, F = Q × E। इनिशियल में अगर R1 डिस्टेंस पर फोर्स हमारा F1 है और R2 पर फोर्स कितना है? F2 है। F1 दिया हुआ है कैपिटल F, F1 कैपिटल F दिया हुआ है। तो देखिए F2 क्या हो जाएगा? Q × E2 डिवाइड बाय F1 क्या हो जाएगा? Q × E1। हमने Q कैंसिल कर दिया, यानी E2/E1 आ गया। अब E2 अभी बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2kp/r³। तो E2 के लिए R2 लेंगे, E1 के लिए R1 लेंगे। तो E2 के लिए 2kp/r², R2 हमारा है 2R, हमने रख दिया। और R1 के लिए हमने लिया है R रख दिए 2kp। ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा F2/F1, और F1 तो F है, लिख दिया। ये ऊपर चल जाएगा तो R³ हो जाएगा डिवाइड बाय 2R³, यानी 2 × 2 × 2 यानी 8R³। ये कैंसिल यानी 1/8। तो F2 क्या हो जाएगा? F/8 हो जाएगा। 8 टाइम्स डिक्रीज करिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग इक्विटेरियल पोजीशन पर देखते हैं। इक्विटेरियल पोजीशन का मतलब हुआ, ये हमारा -Q है, ये +Q है, ये हमारा डायपोल है। इसके सेंटर पर परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये सेंटर पर परपेंडिकुलर लाइन पर किसी पॉइंट पर, और सेंटर से उसका डिस्टेंस है स्मॉल r। तो ये हमारा हुआ इक्विटेरियल पोजीशन, या इसका दूसरा नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। तो अगर दोनों में से कुछ भी आपको कहे तो आपको समझना है हमें इक्विटेरियल के ही बारे में बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हमारा एक -Q है, एक +Q है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है तो P हमारा हो गया Q × 2L। ये डायपोल का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? -Q से +Q की ओर। यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो L हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस L हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेंटर है। सेंटर का मतलब मिडिल पॉइंट। यहां से किसी R डिस्टेंस पर किसी X पॉइंट पर, और परपेंडिकुलर यानी ये भी 90, ये भी 90 है, X पर परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर है तो R डिस्टेंस पर। तो ये बताइए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो ये होगा वही ये होगा, √r² + L², क्योंकि वो तो हमारा हाइपोटेनस होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो यहां से हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? L/√r² + L²। ये हमारा L का वैल्यू हो जाएगा।
इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये माइनस क्यू है, ये डिस्टेंस पता है, ये भी डिस्टेंस पता है, जो इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। अगर माइनस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखते हैं, मैग्नीट्यूड की देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के थ्रू माइनस क्यू के क्यू बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाय ये डिस्टेंस हमारा यही है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो के क्यू बाय रूट आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, क्यों, निगेटिव में डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होती है, चार्ज की ओर होती है। अब आते हैं इसके थ्रू डायरेक्शन, इसके थ्रू भी मैग्नीट्यूड वही होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो देखा जाए तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डायरेक्शन अलग अलग होगा, E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर। हम यहां पर एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। अब यहां देखिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो और एंगल कितना है, 2 थीटा दोनों के बीच, यानी E1 इधर है, E2 इधर है, E1 इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम रहता है तो उस केस में रिजल्टेंट बीचों बीच पास करता है, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी नेट वैल्यू कितना पर 50-50 डिवाइड करेगा, थीटा थीटा पर इसने डिवाइड कर दिया, तो E का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में किधर, माइनस क्यू की ओर, यानी अपोजिट टू द डायपोल। क्यों, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, यानी डायपोल का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, पी के अपोजिट है। अब यहां पर देखिए तो ई नेट निकालेंगे, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा एक कंपोनेंट, और इसके थ्रू भी ई कॉस थीटा। और एक चीज मान ये इसको E1 और E2 को ई मानते हैं, क्या मानते हैं, ई मानते हैं, तो एक चीज देखिए, इसका कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा होगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा होगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2e cos थीटा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो साइन थीटा वाला भी तो कंपोनेंट होगा, बिल्कुल होगा। देखिए नीचे लेंगे ई साइन थीटा, ऊपर लेंगे इसके थ्रू ई साइन थीटा, ये ई साइन थीटा नीचे वाले ई साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, यानी हमें सिर्फ मिलेगा ई कॉस थीटा, 2e cos थीटा। अब 2e का वैल्यू ये है, cos थीटा का वैल्यू ये है, हमने पुट कर दिया। अब देखिए k को बाहर कर दिए, q और 2l को एक साथ लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि q इंटू 2l हमारा डायपोल होता है, डायपोल का मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2l। तो अब इस q इंटू 2l की जगह हमने p लिख देना है, तो हमने p लिख दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया kp बाय रूट अंडर kp बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। अगर हमारा डायपोल शॉर्ट है, स्मॉल डायपोल है, तो उस केस में पहले ही बता चुके हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, तब यहां पे हमारा हो जाएगा kp बाय आर क्यूब, ये टर्म हो जाएगा। इसको मिटा रहा हूं। अगर पूछेगा इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात करेगा, वेक्टर फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्विटोरियल इक्वल टू के वेक्टर p और यहां पर माइनस बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट में, डायपोल का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसलिए माइनस के लिए है। अगर शॉर्ट डायपोल की बात करेगा तो इसको हटाकर आर क्यूब कर देंगे। अब इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
एक्सियल वाला केस पढ़े, इक्विटोरियल वाला केस पढ़े। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो दोनों से रिलेटेड है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसको ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है, एक है इतना और दूसरा चार्ज है इतना, एक प्लस है एक माइनस है। ऑब्वियसली एक डायपोल की बात हो रही है, डायपोल बनाएगा। आर प्लेस्ड 6 मीटर अपार्ट, यानी 2L। यहां देखिए लोग कंफ्यूज होता है, वो L=6 ले लेता है। नहीं, हमारा जो फॉर्मूला है वहां पर दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2L था। तो यहां पर 2L=6 है, तो L= कितना हो जाएगा 3, और ये -q है, ये +q है। तो डायपोल का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, P=q×2L होती है। तो q दिया हुआ है 25 × 10⁻⁹ इंटू डिस्टेंस 2L कितना है 6, तो ये हमारा हो गया 150 × 10⁻⁹। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि दोनों के बीच का रेशियो निकालिए। रेशियो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा, एक्सियल बाय इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा। और ये हमारा ऑप्शंस दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर यह सोचना है, क्या कहीं पे शॉर्ट डायपोल की बात हो रही है या स्मॉल डायपोल की बात हो रही है। यहां पर स्मॉल डायपोल की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमें जनरल फॉर्मूला लगाना है, शॉर्ट वाला नहीं लगाना है। और एक्सियल के लिए जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है 2kp/r² - L² का होल स्क्वायर। शॉर्ट के लिए है 2kp/r³, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। शॉर्ट वाला केस नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं शॉर्ट की बात नहीं हो रही है। और इक्वेटोरियल के लिए अभी ड्राइव किए kp/r² + L² 3/2। यहां पर kp कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा जो आ जाएगा रिजल्ट, यहां से लिखते हैं तो r² + L² 3/2 इंटू r डिवाइडेड बाय r² - L² का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया। यहां पर तो एक चीज और भी है कि कहीं पर डायपोल का p का यूज भी नहीं पड़ा, कैंसिल आउट हो गया। r पता है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस L है 3 का स्क्वायर 9 पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय r है 16 - 9 का स्क्वायर इंटू r पे, यहां पे तो ये हमारा है r, ये 4। तो 16 + 9 25 पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 16 - 9 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4। अब देखिए 25 को लिख सकते 5² डिवाइड बाय ये 49, और ये जब लिख देंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5/3। तो 5/3 का मतलब हुआ 5 × 5 × 5। सॉरी, यहां पर 2 छूटा हुआ है, यहां पर 2 भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 × 5 यानी 125 इंटू 8,000, और ये डिवाइड बाय 49। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में दोनों का एक साथ यूज हुआ है, एक्सियल और इक्वेटोरियल का दोनों का एक साथ यूज हुआ है। तो नीट के लिए और जेईई मेन के लिए ये एक कैप्सूल की तरह है, इस टाइप का क्वेश्चन। और एडवांस वाले के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A0।
और डायपोल शॉर्ट है, डायपोल शॉर्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर डायपोल हमारा शॉर्ट है तो हमको फॉर्मूला आसान हो जाता है, एक्सियल के लिए 2kp/r³ और इक्विटोरियल के लिए kp/r³। और डायरेक्शन भी पता है, एक्सियल के केस में डायपोल के अलोंग होती है, डायपोल के अलोंग होती है, और इक्विटोरियल के केस में डायपोल के अपोजिट में होती है। ये हम लोगों को पता है। देखिए ये हमारा ग्राफ भी दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में ये जो दोनों डायपोल का मैग्नीट्यूड भी सेम है। एक्स डायरेक्शन में जो डायपोल है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो E1 = 2kp/a³, क्योंकि यहां पर R कितना है, A है। और जो y डायरेक्शन में जो डायपोल है, जो y डायरेक्शन में डायपोल है, देखिए उसके लिए तो कुछ यही डिस्टेंस R हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस है वही तो R होगा, यानी इसके लिए ये डिस्टेंस R हो गया A। तो इसके लिए E2 = kp/a³ हो जाएगा। और एक चीज मतलब इसके केस में, एक्सियल के केस में डायपोल के साइड में डायपोल के डायरेक्शन में होती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब है इसको मिटाते हैं और इसको मानते हैं x, तो ये हमारा हो जाएगा 2x। ये मेरा पॉइंट है, इस डायरेक्शन में E1 होगा, क्योंकि एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में एक्सियल के केस में डायपोल के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो हमने लिख दिया। इक्विटोरियल के केस में यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला के केस में, 90 डिग्री वाले केस में एक्सियल के डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब है कि इस केस में हमारा ये हो जाएगा E2। अगर रिजल्टेंट पूछेगा कुछ ऐसा होगा E नेट। तो देखिए यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये भी और काम, अगर थीटा 90 है तो काम आसान हो गया। तो E नेट = क्या हो जाएगा, E1² प्लस E2² प्लस टर्म 0 होगा, क्यों, cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू 0। E1 पता है तो 4x² और प्लस x² यानी √5x, तो √5 और x का वैल्यू हम लिए हुए हैं इसको, यानी kp/a³ को, तो kp/a³, तो हमारा आंसर हो जाएगा √5 kp/a³। तो आज के एपिसोड का ये लास्ट थ्योरी है। देखिए इसमें है कि हम लोगों ने डायपोल के थ्रू एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए, इक्विटोरियल पर भी फाइंड आउट किए, दोनों पर कुछ क्वेश्चंस भी किए। और अब है कि हमारा ना एक्सियल है ना इक्विटोरियल है, किसी एंगल पर है। मान लेते हैं कि डायपोल के साथ किसी एंगल थीटा पर, ये कुछ इस तरह से, ये एंगल थीटा पर हमारा वो पॉइंट P है। ये देखिए ये हमारा -q है, ये +q है, तो ऑब्वियसली है हमारा डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो हमारा ये डायपोल का डायरेक्शन हो गया इधर, ये डायपोल का डायरेक्शन हो गया। वहां से ये हमारा सेंटर ऑफ डायपोल है, मिडिल पॉइंट, यहां से किसी x पॉइंट पर, किसी r डिस्टेंस पर, जब वो एंगल कितना बना रहा है डायपोल के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, इस x पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। अब देखिए ये हमारा P है और ये एंगल थीटा जो दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। जब P का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा P cos थीटा और इधर हो जाएगा P sin थीटा, यानी इस साइड में P cos थीटा और परपेंडिकुलर साइड में P sin थीटा। अब इसको इंडिविजुअली सोचते हैं, हम P sin थीटा को भूल जाते हैं, P sin थीटा को हम भूल गए। अब देखिए क्या P cos थीटा, ये जो डायपोल है, ये न्यू डायपोल है P cos थीटा, P नहीं, P cos थीटा, ये क्या उस पॉइंट से पास कर रहा है?
यानी कुछ इस तरह से है क्या, ये P है और ये R, ये X पॉइंट था, ये R डिस्टेंस था, कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये तो एक्सियल वाला केस हो गया, एक्सियल वाला केस हो गया जिसका डायपोल कितना है P cos थीटा। तो हम इस केस के इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे E1 इजिकल टू 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा हमारा हो गया 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, क्योंकि यहां पर डायपोल अब P नहीं है, P cos थीटा है। और ये एक्सियल वाला केस हो गया E1 P2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। और एक चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के सेम डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब है कि P cos थीटा का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। किस एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। एक चीज और, यहां पर अब P को सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि P का तो हम टुकड़ा कर चुके हैं, एक P cos थीटा एक P sin थीटा, तो अब P का नहीं सोचना है, P cos थीटा और P sin थीटा के सोचना है। तो E1 पता चल गया, उसका डायरेक्शन भी पता चल गया, कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, या डायपोल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब देखिए इस P sin थीटा के बारे में सोचते हैं, क्या ये P sin थीटा के परपेंडिकुलर वाला वही केस है? अगर ये परपेंडिकुलर वाला केस है, कुछ ऐसा ही है ना, ये P है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट X था, ये डिस्टेंस R था, ये P का डायरेक्शन था, तो ये तो इक्विटेरियल वाला केस हो गया। इक्विटेरियल वाला केस हो गया जब डायपोल कितना है P sin थीटा, यानी ये देखिए P cos हटा दिए तो ये परपेंडिकुलर वाला केस हो गया, ये डायपोल और ये R, इक्विटेरियल वाला केस हो गया। और इक्विटेरियल वाला केस के लिए हमको फॉर्मूला पता है kp बाय आर क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा kp sin थीटा, क्योंकि यहां पर डायपोल हमारा है P sin थीटा, तो kp sin थीटा बाय आर क्यूब, ये हमको पता चल गया यहां तक E1 और E2। और इक्विटेरियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होता है। तो अगर देखिए ये एंगल ये इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, यानी अपोजिट है। कितना अपोजिट, यहां देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितना 90 माइनस थीटा बना रहा है तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो E1 और E2 पता चल गया, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 तो ये भी एंगल 90 होगा। ये E1 है, ये E2 है, ये हमारा हो गया E नेट, ये हमारा हो गया E नेट रिजल्टेंट। और E नेट क्या होगा, E1 और E2 का वेक्टर सम होगा, रिजल्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं E नेट के लिए वेक्टर E1 प्लस E2। अगर रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है तो रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है E1 E2 यानी वेक्टर A वेक्टर B और ये जो थीटा है यहां पर ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच में वो तो 90 है। अगर 90 है तो बाकी टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल नहीं बल्कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2E1 E2 cos 90 आएगा। cos 90 के केस में हमारा जीरो हो गया, तो हमारा सिर्फ ये टर्म बच गया। देखिए यहां पर E जो है ये, क्योंकि इसको पूरा लेते तो बहुत बड़ा हो जाता, तो ये जो KPR क्यूब है ना इसी को हम E लिख दिए हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, E sin थीटा, और ये हो जाएगा 2E cos थीटा, यानी E इक्वल टू हमारा हो गया था यहां पे KP बाय आर क्यूब। इसको शॉर्ट करने के लिए लिख दिए हैं। E स्क्वायर तो कॉमन होगा, उसको बाहर कर दिए तो E बाहर निकल गया। यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और E हमारा बाहर निकल गया। अब एक चीज देखिए, E साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए और 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी दो पार्ट में कर दे रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बात बराबर है। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको पता है 1 होता है,
इसका मतलब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और ई का वैल्यू तो हम लिखे थे KP/RQ, तो KP/RQ लिख दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हमें मिल गया। अब tan अल्फा, क्योंकि हम लोग अल्फा भी निकालते हैं, तो ये वाला एंगल E1 के साथ हमारा एंगल है अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू हमारा होता है E2/E1। tan अल्फा इक्वल टू, या समझ लीजिए इसे B sin थीटा बाय A + B cos थीटा, तो वहां पर एंगल 90 डिग्री लेंगे तो हमारा आ जाएगा E2/E1। या फिर यहां पर देखिए, अगर ये E2 है तो ये वाला भी टर्म E2 होगा, तो tan अल्फा हो जाएगा E2P/B या E2/E1। E2 का वैल्यू KP sin θ/R3, E2 का यहां से फॉर्मूला और E1 का यहां से फॉर्मूला। यहां पर बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा, RQ कैंसिल, KP कैंसिल, तो यहां से बच जाएगा tan θ/2। ये हमारा फॉर्मूला हुआ tan अल्फा का। अगर अल्फा इक्वल टू पूछा जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan θ/2, ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फा निकल गया, थीटा तो दिया हुआ है। तो अब अगर पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो देखिए यहां पे ये डायपोल है, तो ये डायपोल है, डायपोल हॉरिजॉन्टल है, ये डायपोल है, यानी ये जो लाइन है ये डायपोल है, और ये थीटा और ये अल्फा, तो टोटल हो गया थीटा प्लस अल्फा। देन या लिख लीजिए लाइन, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल थीटा प्लस अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोल या विद डायपोल। थीटा प्लस अल्फा, अल्फा यहां से निकाल लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ये हमारा इक्विलेटरल एंगल है, एंगल सेम है, इक्विलेटरल एंगल है, सॉरी साइड लेंथ सेम है, इक्विलेटरल एंगल है। अगर इक्विलेटरल एंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा 60 तीनों होगा। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये -2q है। तो कह रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ द होल सिस्टम बताना है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन देकर डरना नहीं है कि IJK में दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो डायपोल बनेगा। डायपोल बनेगा तो वो डायपोल होगा P1 = Q × L, क्योंकि इसका सिर्फ -q ही डायपोल में हिस्सा लेगा। ये हमारा हो गया P1, और P2 = भी हमारा हो जाएगा Q × L, और ये हो जाएगा P2, ये हमारा P2 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है Q × L, इसको मान लेते हैं P, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा P, हम इसको P मान लेते हैं। एक चीज और, ये हमारा कितना है 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 और cos 60 डिग्री, यही होगा। तो ये हो जाएगा P² प्लस P² प्लस 2P² और cos 60 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा √3P। देखिए P मानने का हमको फायदा ये होती है, जो सेम टर्म हो जाए उसको कोई चीज मान लेने से फायदा होता है कि बार बार QL लिखना नहीं पड़ा, तो उससे लेंथी कम हुआ और गंदा भी नहीं हुआ। तो √3P यानी √3 और Q × L। अब एक चीज, लेकिन इसको IJK के टर्म में लाना है, मैग्नीट्यूड हमारा आ गया, अब IJK के टर्म में लाना है इसका डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच पास करेगा, यानी दो एंगल जो भी है उसको 50 डिवाइड करेगा। तो अगर बीचों बीच पास करेगा तो कुछ ऐसा होगा, अगर ऐसा हो रहा है यानी ये ऐसे पास कर रहा है, अगर ये ऐसे पास कर रहा है रिजल्टेंट,
यानी ये 30 अगर बीचों बीच डिवाइड कर रहा है तो ये बताइए ये क्या निगेटिव वाई डायरेक्शन में है? अगर निगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो वेक्टर क्या हो जाएगा? -j। तो अगर इसी को वेक्टर टर्म लिखेंगे तो √3QL और क्या यहां पर -j हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा डी। और ये इजी क्वेश्चन जेईई मेन 2009 यानी 2019 का जेईई का क्वेश्चन है। और अब एक इजी क्वेश्चन के साथ आज के एपिसोड खत्म करते हैं। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है कब? एट द एक्सिस यानी एक्सियल पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। एंड एट द इक्वेटोरियल यानी पूछ रहा है ई एक्सिस डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब शॉर्ट डायपोल, यहां पर शॉर्ट डायपोल स्मॉल डायपोल है। एट सेम डिस्टेंस यानी डिस्टेंस जो है आर वो सेम है। तो देखिए शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पर हम लोगों का फॉर्मूला होता है 2kp/r3 और इक्वेटोरियल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है kp/r3। तो यहां पर देखिए ये कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया 2:1 यानी ये बी हो गया।